Good afternoon, all of you. We are studying relation and function. तो रिलेशन और फंक्शन में ही हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उनका डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं. सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उनका ग्राफ क्या होता है. तो आज हम लोग करने वाले हैं इसी सेशन में और आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं मतलब जो हम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल नहीं ले पाए थे क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चला गया था, लर्निंग में चला गया था. तो आज का हम लोग का सेशन है वो न्यूमेरिकल बेसिस रहेगा और हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और इफ पॉसिबल 2.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. तो अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो या पीडीएफ है तो उसको ओपन कर लीजिए, उसमें से हम लोग क्वेश्चन वन बाय वन करते जाएंगे. ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके वन टू वन दिखाऊंगा और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करके मुझे सबमिट करना रहेंगे. क्लियर है इतनी बात? तो अगर ध्यान दें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, I do have the question written over here. First question of 2.1. If x by 3 plus 1, comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3, comma 1 by 3, then find the value of x and y. तो what is this? This is the ordered pair. Ordered pair क्या बोलता है कि जो first, this is first will be equal to first and the second will be equal to the second one, that is x upon 3 plus 1 is equal to 5 divided by 3, that is x upon 3 is equal to 5 by 3 minus 1. So x by 3 comes out to be 2 by 3 or x is equal to, similarly y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. So y is equal to 2 by 3 plus 1 by 3. So y comes out to be 3 divided by 3. That is the value of y is nothing but 1. Simple है. मतलब इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है. ऑर्डर पेयर हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन उसका मीनिंग तो निकल के है यहाँ पे जो वैल्यू है that is equal to the first one और सेकंड की वैल्यू सेकंड के बराबर हो जाएगी. क्लियर है? इसी तरीके से अगर अपन थर्ड क्वेश्चन पे देखें, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन इज सेम. सपोज इफ वी डू हैव g is equal to 7, 8 and h is equal to 5, 4, 2, then what will be g cross h and what will be h cross g? So g cross h, that is the first part, will be 7, 8 multiplication with 5, 4, 2. ये पहला कंसेप्ट था इस चैप्टर में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. So this will be 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4 and the last one will be 8, 2. Clear है? सेकेंड पार्ट इसी में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h क्रॉस g. तो पहले हम क्या लिखेंगे, h वाले को लिखेंगे. तो ये कितना हो जाएगा 5, 4, 2 इन मल्टीप्लिकेशन विद 7, 8. ऑर्डर चेंज हो गया, पहले h को लिखा, g को उसके बाद लिखा. तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 गोज विद 7, तो ये क्या चलेगा 5, 7, 5, 8. अब 4 की बारी आएगी तो 4 विद 7, 4 with 8, 2 with 7 and 2 with 8. तो इस तरीके से हमने देखा तो g क्रॉस h और h क्रॉस g दोनों की वैल्यू निकल आई. बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे. क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं यहीं पे तो वहां पे a की वैल्यू दिया हुआ है -1, 1. The set a is given as -1, 1 and we have to find out a cross a. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले
दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोचना, दैट इज -1, 1 इन मल्टीप्लिकेशन विद -1, 1, दैट इज a इनटू कितना आएगा -1 का 1 के साथ -1, 1 -1, -1, -1, 1, and the last one will be 1, 1. ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, a की वैल्यू डाल देंगे -1, 1 इन मल्टीप्लिकेशन विद द सेम थिंग -1, -1, -1, 1, -1 and 1, 1. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 जाएगा सबसे मल्टीप्लाई हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -1, -1, समझ में, ये -1 इसके साथ दिया तो -1, ये दोनों एलिमेंट, देन -1, ये दोनों एलिमेंट -1, फिर -1, ये दो एलिमेंट -1, ये दो एलिमेंट। इसी तरीके से अब किसकी बारी आएगी, 1 की, तो 1 क्या करेगा, 1 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा 1, -1, -1, 1, -1, 1, and last will be 1, 1, 1. ठीक है, ध्यान से देखिए तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितने, 2 एलिमेंट, यहाँ पे कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, यहाँ पे कितने, 2, तो 2 into 2 into 2 कितना होना चाहिए, 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब अपना आंसर सही है। तो इस तरीके से 3 हो 4 हो जितने भी हैं उनका प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल के लिख सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना। फर्स्ट में क्या था, ऑर्डर पेयर की बात हुई थी, दैट इज द फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर पेयर इक्वल टू द सेकंड वन, ठीक है, इक्वेट कर लिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू ली थी। सेकंड में क्या था, g क्रॉस h लिखना था, तो पहले g के एलिमेंट को लिखेंगे, उसके बाद h के एलिमेंट को लिखेंगे और उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। h क्रॉस g लिखेंगे तो पहले h के एलिमेंट को लिखेंगे फिर g के एलिमेंट को लिखेंगे, तो 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। और अगर इसी को 3 बार करना है, 3 बार प्रोडक्ट हमें आता नहीं तो हम पहले चलो 2 को करेंगे, दिस तो -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, फिर बाद में क्या करेंगे, फिर से एक को लिख देंगे और अब ये -1 चारों के साथ, तो -1, -1, -1, -1, 1, फिर -1 तीसरे के साथ 1, -1, तो -1, 1, -1, फिर ये इसके साथ, ये लास्ट के साथ, तो -1, 1, उसी तरीके से 1, 2, 3 सबके साथ जाएगा। क्लियर हो गई, तीनों क्वेश्चन क्लियर है, इसको रख कर देते हैं। तो okay, now question number 7, what is the question number 7 is saying, 7th number question, a is 1, 2, b is 1, 2, 3, 4, c is 5, 6 and d is 5, 6, 7, 8। हमें वेरीफाई करना है, फर्स्ट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो व्हाट विल बी लेफ्ट हैंड साइड, a that is 1, 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है, b इंटरसेक्शन c में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है, क्या कॉमन है, नल सेट, क्या कॉमन है, नल सेट, और नल मतलब 0, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, 0, तो क्या मिला, नल सेट, या इसी को क्या लिखते हैं, 5, नल सेट या 5। अब इसी का अपन राइट हैंड साइड पे भी काम करेंगे,
राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1,2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 इंटरसेक्शन ए अगेन 1,2 क्रॉस प्रोडक्ट सी 5,6। क्लियर। तो अब यहां पे इनको क्या करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1 with 1 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4। क्लियर हो गई इतनी बातें सभी। यस और नो। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसके साथ। यहाँ पे क्या है 1,5 1,6 2,5 2,6। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, देखो 1 1 उधर नहीं है, 1 2 भी नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 2 2 कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिल रहा है, मतलब क्या मिला, खाली, दैट इज नल सेट। तो LHS और RHS दोनों क्या आ गए, नल सेट आ गए। अगर दोनों नल सेट आ गए इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए मतलब अपना आंसर वेरीफाई हो गया। अब इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया है। व्हाट इज द सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग A cross C is subset of B cross B। A cross C क्या है, सबसेट है B cross B का। तो दोनों निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्टली A cross C के पास है, ठीक है। तो व्हाट इज A cross C, 1,2 1,2 in product with 5,6 कितना आ जाएगा, 1 5 1 6 2 5 2 6। क्लियर। B क्रॉस D के पास जाएंगे। नाउ B क्रॉस D, B क्रॉस D means 1 2 3 4 in multiplication with 5 6 7 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ढेर सारे लोग मिलेंगे, कितने 16 लोग मिलेंगे। 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4। नाउ अगर देखेंगे तो 1,5 यहाँ पे है, हाँ है, 1,6 यहाँ पे है, हाँ है, 2,5 यहाँ पे है, यस सर, 2,6 यस सर। सिंस all the elements of A cross C, नीचे लिखते हैं all the element of A cross C belongs to B cross D। इसके जितने एलिमेंट हैं सभी A cross C के वो क्या है, B cross D को बिलोंग कर रहे हैं। That means A cross C is a subset of B cross D। A cross C is a subset of B cross D। ये बात क्लियर हो गई अभी? आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर हमें A क्रॉस C और B क्रॉस D के बारे में पूछा जाए कि सबसेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को निकालेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर इसके सभी एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यस दिस इज द सबसेट ऑफ दैट सेट। क्लियर, पक्का? ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज द 9th नंबर क्वेश्चन। रब कर देते हैं।
समझते जाइएगा, पॉज कर करके देखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकली दिमाग में लगेगा। A and B be the two sets such that number of element in A is 3, number of element in B is 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, A और B की वैल्यू बतानी, then what is the set A and what is the set B? ठीक है, सॉल्व करते हैं। Number of element in A is how much? 3. Number of element in B is 2. So number of element in A cross B is equal to number of element in A into number of element in B. Total कितने होने चाहिए? 6. ठीक है। Now x, 1 belongs to A cross B. x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B. x, 1 A cross B को बिलोंग कर रहा है। What does that mean? This implies x A के घर में रहेगा and 1 B के घर में रहेगा। x will belongs to A and 1 will belongs to B. Similarly, y, 2 also belongs to A cross B. y, 2 भी क्या है? A cross B को बिलोंग कर रहा है। अगर A cross B को बिलोंग कर रहा है तो ये जो y है वो किसको बिलोंग करेगा? A को, और 2 किसको बिलोंग करेगा? B को। थर्ड वन इज z, 1 belongs to A cross B. That will be z belongs to A and 1 belongs to B. अब ध्यान से देखेंगे, x belongs to A, y belongs to A, z belongs to A, तीनों चीजें दिखाई दी। तो यहाँ से क्या निकलेगा? x, y, z belongs to A, मतलब A में तीन ही एलिमेंट होने भी थे पता था, तो A में सेट क्या आ जाएंगे? x, y, z. In the same way, यहाँ पे अगर वर्कआउट करेंगे तो 1 belongs to B, 2 belongs to B and 1 belongs to B. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1, 2, 1, तो दो ही बार, एक ही बार लिखेंगे 1 को, belongs to B, मतलब सेट B में कितने एलिमेंट आएंगे? दो ही एलिमेंट, तो वो पहले से पता, तो वो क्या हो गए? 1, 2. सो सेट A x, y, z, सेट B 1, 2. तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कितने? 3 एलिमेंट दिए थे, तो रिमेनिंग भी हम निकाल सकते हैं या सेट A और सेट B के बारे में बात भी कर सकते हैं। इसी में पूछा नहीं गया है, अगर हमसे पूछा जाता कि A क्रॉस B निकालिए या 3 एलिमेंट दिए हैं, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स, पूछा जाएगा x, y, z in multiplication with 1, 2. That will be x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1 and z, 2. तो ये हमें क्या मिल गया? A क्रॉस B की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? एक बार देख लीजिए इसको प्रॉपर्ली, जितने अच्छे से देख सकते हो अच्छे से देखिए इसको। नोट कर लिया होगा? Okay. Now exercise 2.2. What is the first question they are asking? First question they are saying, let A is given,
1 2 3 4 up to 14. Define a relation from A to A. R is a relation x comma y such that 3x minus y is equal to 0. x and y both belongs to A. क्या क्या लिखना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज. डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन चीजें हमें लिखनी है. मतलब एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट है. किस तरीके से लिखा गया? सेट होल्डर फॉर्म में लिखा गया है. हमें इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, वहां से भी कर सकते हैं. मेनली अपने को डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है. तो व्हाट इज दिस एलिमेंट? ये हमेशा क्या होता है? डोमेन. ये हमेशा क्या होता है? कोडोमेन. इनपुट आउटपुट. ठीक है. तो x क्या है? a को बिलोंग कर रहा है. y क्या है? वो भी a को बिलोंग कर रहा है. मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, नहीं, फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 3x है फॉर x इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. ठीक है. 1 and 3 both belongs to A. 1 and 3 both belongs to A. For x is equal to 2, y कितना हो जाएगा? 6. Both 2 and 6 belongs to A. तो ये भी चलेगा. For x is equal to 3, y कितना आ जाएगा? 9. Obviously 3, 9 both belongs to A. इसी तरीके से x is equal to 4, y equal to 12. That is 4, 12 both belongs to A. Now ध्यान से देखिएगा. अब x की वैल्यू 5 है, उससे ज्यादा जाएंगे तो y कितना है? 15. 15 does not belongs to A. 6 रखेंगे तो 18 आएगा, 7 रखेंगे तो 21 आएगा, 8 रखेंगे तो 24 आएगा. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1, then y equal to 3. x is equal to 2, then y equal to 3. x is equal to 3, then y equal to 9. x is equal to 4, then y equal to 12. तो ये सभी तो क्या है? A में बिलोंग करें क्योंकि A तक है. नेचुरल नंबर अप टू 14. लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, y कितना निकल के आएगा? 15 निकल के आएगा. और 15 बिलोंग नहीं करता है, मतलब 5 से 15 हमें नहीं मिलेगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं मैं, तो रोस्टर फॉर्म में क्या मिलेगा? 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. दैट्स इट. तो यहाँ से डोमेन देखेंगे तो जो जो इनपुट है 1, 2, 3, 4. रेंज देखेंगे तो जो जो आउटपुट है 3, 6, 9, 12. और कोडोमेन क्या होता है? जो जो आउटपुट आ सकता था. आ क्या क्या सकता था? y क्या था? a हो सकता था. दैट इज 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. ठीक है. तो डोमेन और रेंज थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. ठीक है. उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कहाँ तक उनकी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि x की वैल्यू हम 5 डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 डालेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो x is equal to 5 is not the possible input because corresponding to x equal to 5 the output will be 15 and 15 does not belong to the set A, and here the question said y must be a element of A. clear है बात में? तो domain, range and codomain. clear. Now question number 3. What is the question number 3 saying? Let's say A is equal to 1, 2, 3, 5 and B is given as 4, 6 and 9. Define a relation R. R means real number A to B. तो relation R क्या बोल रहा है? जो R देखा that is for relation of the real number x, y such that the difference between x and y is odd. x किसको बिलोंग कर रहा है? a को कर रहा है. y किसको बिलोंग कर रहा है? b को कर रहा है. निकालना क्या है? रोस्टर फॉर्म में हमें इनको लिख के बताना है. किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में.
ए दिया है, बी दिया है, एक सेट निकालना है, एक सेट हमें बताना है जिसके एलिमेंट क्या है x और y। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। इस तरीके से इन दोनों के एलिमेंट लेने हैं कि उनका डिफरेंस क्या है, ऑड है। खुद से सोच सोच के लिखेगा डायरेक्टली। 1 का 4 के साथ x क्या है, a को बिलोंग कर रहा है, x कहां से लेना है, a से लेना, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो सेट a से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट b से आएगा। तो अगर मैंने पहले का 1 लिया तो 1 और 4 लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, ऑड आएगा। 1 और 6 लेंगे तो भी डिफरेंस कितना है, 5 आ रहा है। और 1 और 9 लेंगे, 1 और 9 लेंगे तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 जो डिफरेंस है वो कितना होता है, इवन नंबर, मतलब 1,9 को नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ, 1,9 पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इन द सेम वे अगर 2 से चलेंगे तो एक 2 4 ले सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, इवन है। 2 6 ले सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, इवन है। फिर आगे जाएंगे 2,9 ये चलेगा। 3,4 डिफरेंस कितना है, 1 है। 3,6 डिफरेंस कितना है, 1 है। 3,9 डिफरेंस कितना है, 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो वो नहीं लेंगे। इन द सेम वे 5 के साथ चलते हैं तो 5,4 1 का डिफरेंस है, 5,6 ये भी 1 का डिफरेंस है, और 5,9 लेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 4 का, नहीं लेंगे। तो हमारे रोस्टर फॉर्म में क्या मिला, 1,4 1,6 2,9 3,4 3,6 5,4 5,6। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 2 5 2 7। लेकिन हमें क्या लिखना था, केवल इसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना था, तो वो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। एक बार लिखना है तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स को लिख लिया, मतलब एक तरीके से a क्रॉस b में जितने एलिमेंट है सबको लिख दिया डिफरेंस के हिसाब से। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं ले रहा, a क्रॉस b नहीं लिख रहा। 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 9 के साथ ये लिखा। फिर देखा कि हमें क्या चाहिए, डिफरेंस वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनके डिफरेंस क्या है, ऑड नंबर है। तो जैसे मैंने कुछ को हटा दिया, जैसे 1,9 को हटा दिया क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। 2,4 को हटा दिया क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, इवन नंबर है। तो जहां पे डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है उसको क्रॉस कर दिए, तो जो जो एलिमेंट बचे वो अपने क्या हो गए, रिलेशन R के एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आसान है, पूरे चैप्टर आसान है, बस थोड़ा सा थ्योरी था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में हिसाब से पढ़ाई थी कि क्लियर हो जाएगी। जो सेकंड लेक्चर की थ्योरी थी वो नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चंस बनेंगे। ढंग से वर्कआउट करेंगे तो मैथ्स एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खत्म होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ी सी अच्छी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स इसको बोलते हैं, अगर 100 का पेपर है तो 100, 80 का पेपर है तो 80, इसको बहुत अच्छे मार्क्स बोलते हैं। 2-4 मार्क्स कम है, स्टिल दैट्स गुड, नॉट बैड। ठीक है, अभी तो आप लोगों के रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है, देखते हैं जून जुलाई, जून तो नहीं जुलाई में प्रॉब्ली। Hopefully you will get very good marks in maths also throughout all the subjects. रैप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स आए 10th में। Now question number 5. Let us say A having 1 A is having 1 2 3 4 6, okay, not 5, and R is the relation defined in A comma B। R एक रिलेशन जिसमें दो एलिमेंट है A और B। A और B दोनों क्या है, बिलोंग करेंगे इस सेट A को, such that B is exactly divisible by A। B जो है वो पूरा पूरा A से डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे वो एलिमेंट लिखना है जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वो एलिमेंट जो डिवाइड कर रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने रफली R में सभी को लिखूंगा,
ए क्या हो सकता है, सभी एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सोच सोच के लिखते हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1, तो अगर बी को पहले लिखें, बी 1 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, और किसी से तो डिवाइड नहीं होगा ना। b is exactly divisible by 1, अगर आप ऐसे लिखें 2, 1 लिखिए तो इसका मतलब समझ रहे हैं 1 is divisible by 2, नॉट पॉसिबल ना। उसी तरीके से अगर यहाँ 2 लिखा तो 2 is divisible by 1 and 2 is divisible by 2 also. In the same way 3 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। एंड 6 किससे डिविजिबल है, 1,6, 2,6, 3,6 as well as 6,6. So this is the roster form. फिर से समझेंगे। R एक रिलेशन है, A कॉमा B के हिसाब से लिखना है, जहाँ पे A और B दोनों किसको हैं, A को बिलोंग कर रहे हैं, सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, और इनमें जो रिलेशन है वो ऐसा है कि B इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब B जो है वो डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, A से हो रहा है, मतलब B जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अगर 1 है तो 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, इसमें से केवल 1 करेगा तो 1,1। अगर 2 है तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 2, तो 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2। अगर 3 है तो 3 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 और 3 से, तो 3 किससे डिवाइड हुआ, 1 से, 3 किससे डिवाइड हुआ, 1 से, क्योंकि इन्होंने पहले b के बारे में बात की इसलिए मैं भी b से ही चल रहा हूं। 4 की बात करें तो 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से। 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 4 से। 6 किससे होगा, 1 2 3 6, 1 2 3 6। ये बातें क्लियर हो गई, तो इस तरीके से हम ये बता दिए। अब इसमें पूछ क्या रहा है, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन पूछेंगे, तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट 1 ऑलरेडी यूज्ड, 2 2 3 3 4 एंड 6, समझ में। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड इन द सेट, पहले लेक्चर में बात है। तो जैसे अगर पूरा डोमेन लिखते तो आता 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 6। लेकिन जो लोग रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखनी, इसलिए 1 को मैंने एक ही बार लिखा, 2 भी था एक बार लिखा, 3 को भी एक बार लिखा। इसी तरीके से रेंज में जाएंगे तो रेंज में क्या मिलेगा, इधर वाला 1 2 1 2, फिर से 2 है, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 भी 2 बार था, एक बार लिख लिए, 4 एंड 6। मतलब डोमेन भी क्या आ गया, अगर लिखने को ऐसे लिखते हैं, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए एंड रेंज आल्सो इज इक्वल टू सेट ए। डोमेन और रेंज दोनों क्या आ गई, ए के बराबर ही आ गए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, डोमेन और रेंज। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर टेक्स्ट बुक कहाँ पे मिलेगी, तो टेक्स्ट बुक जो है गजानन बुक के पास अवेलेबल है और मोस्ट प्रॉब्ली वो खुला है। बाकी पॉपुलर बुक डिपो है अल्फाइंस पे, और जो भटार के आसपास रहते हैं तो एबीसी स्टेशन के भटार पे। जस्ट इन केस आपको कोई बुक्स नहीं मिल पा रही है, मुझे मैसेज करिए, मैं उसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को सेंड कर दूंगा। हार्ड कॉपी तो मेरे पास भी नहीं, मैं भी क्वेश्चन नोट करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा आप लोगों को पर्टिकुलर चैप्टर का या पर्टिकुलर पूरी बुक जो है वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं तो आप लोग भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ncrt.nic.in पे डायरेक्ट मिल जाएगा। मेहनत नहीं करना चाहें तो मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट दे दूंगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, वी सॉल्व इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। The question number 7 is saying, write the relation, R is the relation x comma x cube such that x is prime number less than 10। मतलब x क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर, मतलब 2 3 5 7 4 6 8 9 10 तो नहीं आएंगे। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है वो R है, और R में लिखना क्या है, x x cube that is 2 8 3 27 5 125 7 7 का 49 3 40
x क्या है, प्राइम नंबर है, 10 से छोटा है, तो प्राइम नंबर 1 इज नॉट द प्राइम नंबर। 2 जो है दैट इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 3 5 7 ये चार प्राइम नंबर मिले और इनके करस्पॉन्डिंगली हमें इनका क्यूब लिख दिया। इनका क्यूब क्या लिख दिया, 2 8 3 का 27, 4 5 का 125, 7 का 340। इसमें कुछ और कुछ नहीं, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, R be the relation defined on the set. R is relation A, B. A and B दोनों क्या है, Z. Z means integer और इनमें रिलेशन ऐसा लेना है कि A minus B is an integer. डोमेन और रेंज लिखना है, ठीक है। R क्या है, A, B लिखना है। A और B दोनों क्या है, इंटीजर नंबर है। इस तरीके से लिखना है कि A minus B क्या हो जाए, इंटीजर है। तो अगर पर समझ लेते हैं, लिखना कुछ बड़ा नहीं है, आंसर 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना होता है। ए इंटीजर लेना है, बी इंटीजर लेना है, तो एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाओगे, माइनस करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। कोई भी इंटीजर ले लो, छोटा बड़ा जो भी। 10 minus 7 3, 7 minus 10 minus इंटीजर ही आएगा। 0 minus 0 0, वो भी इंटीजर। 7 minus 5 2, वो भी इंटीजर। तो अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी ले लो, 7 minus 5 2 आया, वो भी इंटीजर होगा। 9 minus 4 आया, कितना 5, वो भी इंटीजर होगा। कोई बोले कि सर निगेटिव नंबर को माइनस करो, 9 minus -4 13 आया, वो भी इंटीजर है। 0 में से माइनस करें तो 0 minus 5 आया, वो भी इंटीजर है। तो दोनों नंबर सेम ले रहे हैं, तो 5 minus 5 0 आया, वो भी इंटीजर है। क्योंकि दो इंटीजर को ही सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दो इंटीजर का सबट्रैक्शन तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे जो a होगा वो भी बिलोंग्स टू z कर रहा है, b जो है वो भी z को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है a minus b भी क्या करेगा, z को बिलोंग करेगा। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, डोमेन और रेंज। तो ये क्या होता है, जो इनपुट होता है यही क्या होता है, डोमेन होता है, और ये जो आउटपुट होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और इस केस में ही वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन कितनी निकल के आएगी, डोमेन जो है वो इंटीजर है, या इसी को हम a भी बोल सकते हैं, और रेंज जो है वो भी इंटीजर है और उसको हम b बोल सकते हैं। तो डोमेन और रेंज दोनों अपने निकल के आ गए कितने, इंटीजर ही हैं, ठीक है। ये तो मैंने बस आपको समझने के लिए समझाया है। अगर a और b दोनों इंटीजर हैं तो a minus b हमेशा इंटीजर ही है। दैट मींस a can take any possible value, a can take any possible value from z and b can take any possible value of z, because a and b कोई भी वैल्यू ले उनका डिफरेंस तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। उनका डिफरेंस तो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं 1.3 2.3 के भी एक लोकेशन और लेते हैं, इतना नोट करिए। हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। नाउ 2.3 एक्सरसाइज नंबर 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत भी होगी, क्योंकि इस पर आपको इसको रिपीट भी करना है और साथ में होमवर्क भी अपने को करना है। होमवर्क क्या है, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग और रिलेशन इफ दिस फंक्शन फाइंड द डोमेन इन इट। नहीं पढ़ा नहीं है, लिखने के लिए 2, 1 5, 1 8, 1 11, 1 14, 1 17, 1 second 2, 1 4, 2
6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7, and the third will be 1,3, 1,5, 2,5. देखते हैं ये फंक्शन है ही नहीं, मैं हर एक तरीके से बताऊंगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ ईच एंड एवरी इनपुट्स प्रोवाइड ए यूनिक आउटपुट, तो हम उनको क्या बोलते हैं? फंक्शन। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आप लोगों को पहले दिखाना चाहूंगा। ग्राफिकली देखें तो इनपुट क्या है? 2, 5, 8, 11, 14, 17। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट क्या रहा है? यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें ये नहीं देखना होता, इस बॉक्स को नहीं देखना है। यहाँ ईच एंड एवरी, जितने इनपुट है सभी से आउटपुट मिल रहा है, यस। जितने इनपुट है सभी से आउटपुट मिल रहा है, यस। और सबसे एक एक आउटपुट ही मिल रहा है, यस। तो सिंस ईच एंड एवरी इनपुट्स provides a unique output, hence it is a function। एक बार लिख दिया, आगे नहीं लिखना। डोमेन की बात करेंगे तो ये सभी लोग क्या हो जाते हैं? डोमेन में आ जाएंगे। दैट इज 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1। रेंज की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे चलते हैं, इसका भी एक बार मैं अगर आप लोगों को बना के दिखाऊं, इधर ही कर लो। क्या क्या एलिमेंट? 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। Corresponding to that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 के corresponding 1, 4 के corresponding 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी यही सेम स्टोरी आएगी। Since each and every inputs provides a unique output, hence it is a function, and domain will be what? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and range will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में डोमेन में क्या आएगा? 1, 1, 2। तो 1, 2 दो बार तो लिखेंगे। और इधर क्या आएगा? 3, 5, 5। तो 3 और 5। 1 से क्या जा रहा है? 1 से गया 3, ठीक है। फिर 1 से क्या गया? 5, गड़बड़ हो गई है। 2 से 5, ठीक है। This is not a function. This is not a function, as element 1 has not a unique output, yeah, has two different output, has two different outputs। है इसके क्या है? दो अलग अलग आउटपुट्स आ रहे हैं। मतलब 1 डाला तो जैसे कभी घर पे कोई स्विच ऑन किया तो फैन भी ऑन हो गया, ट्यूबलाइट भी ऑन हो गया, तो वो स्विच क्या है? गड़बड़ है, उसमें कोई कनेक्शन में मिस्टेक्स है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? दैट इज नॉट द फंक्शन। लाइट के लिए स्विच ऑन करें तो लाइट ही ऑन होनी चाहिए, फैन के लिए ऑन तो फैन ही ऑन होना चाहिए। यहाँ पे क्या 1 प्रेस की तो 3 और 5 दोनों ब्लिंक होने लगे कि मैं आउटपुट हूँ, मैं आउटपुट हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? नो, दिस इज रॉन्ग। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोई भी रिलेशन दिया है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है, जो रिलेशन है अगर वो फंक्शन है, तो हम उसका डोमेन और रेंज भी आपको निकाल के दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से क्लियर है? ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एलिमेंट 1 के दो अलग अलग आउटपुट्स आ रहे थे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आसान क्वेश्चन है।
fx is equal to 2x minus 5. They are asking what is f0. f0 में x की जगह 0 डालना है, तो 20 minus 5 कितना आ जाएगी वैल्यू? f of 0 is minus 5. This is the first part. सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो दे आर आस्किंग व्हाट इज f7. तो फंक्शन क्या है 2x, दैट इज 2x की जगह 7, तो 14 minus 5 कितना आ जाएगा? 9. फिर इसी तरीके से अगर थर्ड की बात करें तो f of -3 दैट इज 2x, x की जगह -3, तो कितना आ गया? -6 minus 5 दैट इज -11. क्लियर हो गई बात? इतनी कुछ नहीं बेटा, fx था, x जगह एक बार 0 डाला, एक बार 7 डाला, एक बार -3 डाला, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग. क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज fx इज इक्वल टू 2 minus 3x, x बिलोंग्स टू r, r इज पॉजिटिव. सेकंड कंटिन्यूएशन लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं. fx is equal to x square plus 2, x is the real number, and the third one is fx is equal to x, x is the real number. ठीक है, रेंज निकालना है. रेंज निकालना है मतलब आउटपुट निकालना है. आउटपुट मतलब fx की वैल्यू, x की वैल्यू दे रहे हैं, इन्होंने दे दिया कि हम ये इनपुट हम क्वेश्चन में डालने वाले हैं. उन्होंने इनपुट बता दिया कि हम x के लिए ये वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं, आप y की इनपुट बताइए. अगर आपने मुझे बता दिया कि सर मैं 8 घंटे पढ़ने वाला हूँ, 9 घंटे पढ़ने वाला हूँ, 6 घंटे स्टडी करने वाला हूँ, और मेरी स्पीड इस तरीके से रहती है, मेरी एक्यूरेसी ऐसी, तो सर बताइए मेरे मार्क्स कितने होंगे? तो मैं बता सकता हूँ, ये बता सकता हूँ. वही चीज यहाँ पे भी रहेगी. सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर के लिए करेंगे. तो x क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x क्या है? 0 से बड़ा है. तो x अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो -x क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा. जैसे 2 जो है, अगर यहाँ पे देखो 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो -2 तो 0 से छोटा होगा. माइनस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है. ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे जाओगे तो ये 0 है, 1 है, 2 है, इधर क्या है? -1 है, -2 है. तो 2 जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन अगर -2 लेंगे तो वो 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों साइड, तो 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 0 × 3 3 रहेगा. एडिंग 2, तो 2 - 3x, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 0 + 2, तो कितना हो जाएगा? 2. मतलब यही चीज क्या है? fx है. fx क्या है? 2 से छोटा है. fx क्या है? 2 से छोटा है. मतलब -∞ से चलेंगे और कहाँ तक आके रुकेंगे? 2 पर आके रुकेंगे. यही अपना क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा. समझ में आया कैसा है? फिर से रिपीट करता हूँ. इनपुट अपने पास क्या है? रियल नंबर है. रियल नंबर है मतलब इंटरवल वाली चीज है ही नहीं. रियल नंबर है मतलब इंटरवल वाली चीज आएगी, इसमें 1.1, 1.2, 1.3 सभी आएंगे. तो रियल नंबर है तो चीजें इंटरवल वाली आएंगी. तो x क्या है? 0 से पॉजिटिव, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है. तो अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है, और लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है. अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया कि 2 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन -2 लेस देन 0 है. फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 × 3 3 रहेगा. फिर मैंने 2 ऐड कर दिया तो 0 + 2 2 आ गया. तो fx की वैल्यू क्या है? 2 से छोटी. 2 से छोटी मतलब -∞ से लेके 2 तक. तो रेंज कितना गया? -∞ से 2. तो ये कौन सा हुआ? फर्स्ट. अगर इसी तरीके से मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या बोल रहे हैं? x जो है वो रियल नंबर है. वी ऑल नो, वी नो दैट, वी नो कि जो x² होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, कभी उससे छोटा तो नहीं हो सकता है. किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1.1 का भी पॉजिटिव, -1.1 का भी पॉजिटिव, -2 का भी पॉजिटिव. मतलब 0 या 0 से बड़ा रहेगा. तो यहाँ पे अगर 2 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 2 से बड़ी हो गई. 2 से बड़ी हो गई मतलब fx क्या हो गया? ग्रेटर देन 2 आ गया. इसका मतलब क्या हो गया? 2 से लेके आगे तक जाएगा. कहां तक? इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है, 10,000 डाल दोगे तो 10,000 का स्क्वायर +2 बिलियन +2. बात समझ में आ गई?
बात समझ आ गई। थर्ड एकदम आसान है, क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x ही क्या है, fx है, मतलब जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आया। तो जो x बिलोंग्स टू r है तो fx बिलोंग्स टू r आ गया, मतलब रेंज कितनी आ गई, ऊपर लिख लेते हैं, इसका मतलब रेंज कितनी आ गई, r, r का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, ये तो बहुत आसान था, ये थोड़ा अच्छा हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इज द रियल नंबर, इंटीजर नहीं बोला, इंटीजर में क्या होता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, तो उसमें क्या होता है कर्ली ब्रेसेस में सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन जब रियल नंबर है तो इंटरवल की बात आएगी, जब रियल नंबर है तो इंटरवल की बात आएगी, x जो है वो 0 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो हमें कहां तक पहुंचना है 2 3x, क्योंकि fx की वैल्यू निकालनी है, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ fx, तो x इज ग्रेटर देन 0 तो -x इज लेस देन 0, तो -3x लेस देन 0, 2 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो 0 में 2 ऐड किया तो 2, तो जो fx की वैल्यू आई वो क्या है 2 से छोटी आई, 2 से छोटी वैल्यू आई मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 2 आया। अब यहीं पे देखेंगे कि सेकंड में कि x² + 2, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है, हम उसको भी यूज करेंगे, क्या यूज किया कि x² जो होता है वो हमेशा क्या है 0 या 0 से बड़ा रहेगा, तो x² + 2 करेंगे तो 2 से बड़ा, तो fx की वैल्यू 2 से बड़ा, तो रेंज कितनी आ गई 2 से इंफिनिटी। थर्ड एकदम आसान था, fx और x आ है तो fx भी r हो गया, मतलब तो इस तरीके से मैंने ये काम किया। तो अभी आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहेगा उसमें हम लोगों को क्या करना रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको आप रिपीट करिए along with इसके जो अल्टरनेट क्वेश्चन है इवन नंबर, वो आप लोगों को करते रहेंगे, और ये होमवर्क आप लोग मुझे ट्यूसडे शाम तक भेज दीजिएगा प्लीज, ठीक है, ट्यूसडे इवनिंग तक आप मुझे इसका भेज दीजिए। जहाँ तक रही क्लासेस की बात, तो नेक्स्ट वीक भी हम लोग सिंगल क्लास रखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल एनहांस द क्लासेस। अभी जैसे वीकली पर सब्जेक्ट की 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, जैसे मैथ्स के 2 लेक्चर हुए, केमिस्ट्री के 2, फ्रॉम onwards, that is the from 7th June onwards we will having total 9 lectures and 1 test in a week, that is 3 lectures of physics, 3 lectures of chemistry, 3 lectures of maths and 1 test per week, okay, so we are increasing your duration from the 7th June onwards, ठीक है, next week we are taking single lecture per day, after that we are increasing it, ठीक है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आया करे, ठीक है, जो है थोड़ा वर्चुअल इंटरफेस है, स्टिल कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए डोंट हेजिटेट, जस्ट आस्क, किसी के मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही जस्ट आस्क सर ये चीज ऐसे कर दे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूरी है, कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं थोड़ा सा साई फील कर रहे हैं, साई मत फील करिए, जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बताइए, उसको हम लोग यहाँ पे बैठ के इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। As far as maths is concerned, we are about to complete chapter number 2. By the next week, each and everything will be completed. After that, you can demand, you should demand better. You should demand कि सर कुछ extra question के लिए practice के लिए question दीजिए, वो सब भी हम लोग अभी करने वाले हैं। तो होमवर्क आपको पता चल चुका 2.1, 2.2, 2.3. नेक्स्ट लेक्चर we will clear all your doubts along with the miscellaneous exercise and some more examples on the functions, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से functions किया है उस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।